हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, पार्ट नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको जितनी आपको नॉलेज दे सकता था उस क्लास में, लंबी क्लास थी बट अच्छे से हम सब ने एंजॉय करके पढ़ा एंड वेरी गुड टू सी कि बच्चों को समझ भी आया कि अच्छा सर अब एक एक आइटम हमें समझ में आ रही है। देखिए बच्चों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जो बैलेंस शीट हम सीख के चलेंगे, ये आगे आने वाले काफी सालों तक, काफी क्या, जब तक आप पढ़ाई करेंगे और अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, उसमें ये पार्ट आना ही आना। सो इट्स बेटर कि थोड़ा समय हम निकाल के ये चीज अच्छे से समझ ले ताकि आगे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज देख के आइए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या बना के चलते थे, पहले हम बनाते थे लाला की बैलेंस शीट और लाला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बट मैंने आपकी मिथ खत्म कर दी क्या, कि जो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या वो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और ये लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं उसकी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, टी शेप वाला होता है? ऐसा नहीं था। तो अब बच्चे के मन में डाउट आया, सर +1 में हम पढ़ते थे ऐसे वाली बैलेंस शीट, ठीक है, ऐसे वाली बैलेंस शीट पढ़ते थे जिसको हम बोलते थे टी शेप बैलेंस शीट। क्या सर कंपनी के केस में भी यही होता है? नहीं। क्या सर कंपनी के केस में भी लायबिलिटी और एसेट में दो भागों में चीजें डिवाइड होती हैं? हाँ, रूल्स वही है पर फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, थोड़ी बहुत आइटम्स ऐड कर दी गई हैं, बट वो आइटम्स की सारी नॉलेज आज मैं आपको देके चलूंगा। सो लास्ट तक इस लेक्चर को आपको देख के चलना है। ये लेक्चर देख लिया, बैलेंस शीट अच्छे से आ गई। तो बच्चों बना के चलते हैं एक बैलेंस शीट। वहीं से स्टार्टिंग करूंगा, नोट नंबर लिखवाऊंगा, एक एक नोट नंबर को एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो सब मेरे साथ बना के चलिए, ठीक है। तो आपको यहां पे लिख के चलना है पार्ट नंबर 1। ये हमारा होता है पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 शेड्यूल, रोमन में लिखना है 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का कंपनीज एक्ट आ गया, ये याद है कि नहीं है? बात याद? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो, ये तो हमें याद ही होगी, बिल्कुल। सो ये तो लिखना ही है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। बच्चों पार्ट नंबर 1 होता है हमारा बैलेंस शीट और पार्ट नंबर 2 हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले इसलिए करवाया था क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, बट कंपनीज एक्ट कहते हैं पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट नंबर 2 वो है, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्मल वैसे ही बनेगा। इसमें लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स, ओके। पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों हम लिख के चलेंगे नोट नंबर, ओके। और इसमें भी सेम, कैसे? करंट ईयर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर। यहाँ पे रुपया लिख लीजिए क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को कहा था सर रुपया तो लिखिए, कोई बात नहीं लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी एक खींच लीजिए लाइन, आशा करता हूँ कि सीधी लाइन खींच सकूँ, जी बिल्कुल, ठीक है। और एक इसकी लाइन भी सीधी, ठीक है, और एक इसकी लाइन भी सीधी। अभी शांत दिमाग से, बिना पैनिक करे, जो लिखवा रहा हूं नॉर्मल वो लिखिए। आपको पता है कशिश शर्मा सर आगे तो डिस्कस करने ही वाले हैं और हम करेंगे भी, बिल्कुल। अभी पहले लिख तो लीजिए, उसके बाद डिस्कशन होती है ना बच्चों, ये चीज ऐसी है। वैसे मैंने ये आदत डाली नहीं है बच्चों को, मैं पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं, बट बैलेंस शीट ऐसे है कि एक बार आप अपनी नजरों के सामने देख लो, उसके बाद डिस्कस करो। सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आगे चलता है, क्या सर लाइबिलिटी और एसेट जैसे टी शेप बैलेंस शीट में था ऐसे इसमें भी होके चलता है? बिल्कुल होके चलता है। उसमें टी शेप होता है, इसमें ऐसे होके चलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें होके चलता है, सब मेरे साथ लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसको ऐसे अंडरलाइन करना है, कर लीजिए। अगर नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ओके। और 1 लिखिए और थोड़ी सी इसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए बच्चों। उसके बाद आप यहां लिख के चलेंगे नंबर 2। ये एक ही लाइन में लिखना तो ज्यादा सही रहेगा ताकि मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। नंबर 2 आप इसमें लेके चलेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी दिमाग बिल्कुल स्विच ऑफ मोड पे, अभी सिर्फ लिखेंगे सब बच्चे, ओके। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और इसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका होता है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। इसके बाद थोड़ी सी स्पेस आप और छोड़ के चलेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यहां पे
पॉइंट नंबर 4 आपका होता है करंट लायबिलिटीज। तो अभी तक आप क्या देख पा रहे हैं सर? अभी तक हम ये देख पा रहे हैं, एक बार मैं भी चेक कर लूं प्रॉपर आ रहा है जी, बिल्कुल सर। अभी तक हम ये देख पा रहे हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज था, जो लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, उसमें सर 4 देखे हमने पॉइंट्स। कौन कौन से? पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, पॉइंट नंबर 2 सर शेयर होल्डर फंड के बाद आपने स्पेस छुड़वा दिया, बताता हूं क्यों छुड़वाया। उसके बाद आपने बताया नंबर 2, उसके बाद था नंबर 3, नंबर 4, ठीक है बच्चों। जो ये होता है ना, मैं हर साल बच्चों को सिखा के चलता हूं, आपको भी इस बार यूट्यूब फैमिली को भी वैसे सिखा के चलूंगा। ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमारा होता है मेन हेड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेन हेड, MMH, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को मैं क्या बुलाऊंगा? मेन हेड। इसको मैं बुलाऊंगा MH, इसको ही मैं बुलाऊंगा MH, और इसको ही मैं बुलाऊंगा MH, और इसको ही बुलाऊंगा मैं MH, ठीक है। अब इसके अंदर भी हेडिंग्स आती हैं, समझने की कोशिश करो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेड, इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 4, जिसको हम बुलाएंगे मेन हेड। अब इस फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के बीच में मैंने आपको स्पेस छुड़वाई है, दैट मींस इसके अंदर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड इन पॉइंट्स को बच्चों हम बोल के चलते हैं सब हेड्स। जो मेन हेड्स के अंडर आते हैं उनको हम बोलते हैं सब हेड्स, ठीक है। तो इसमें पहला आप लिख के चलेंगे शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल। दूसरा आप इसमें लिख के चलेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सी पॉइंट इसमें आप लिख के चलेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर नहीं समझ में आ रहा सर, ये शेयर वारंट्स क्या है? बताइए बच्चों, सब बताया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नंबरिंग दे दीजिए ताकि मैं एक एक पे चर्चा शुरू करूं, जब मेरे को नंबरिंग से आपको समझा पाऊं। सो शेयर कैपिटल को दे दीजिए नंबर 1, और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस को दे दीजिए नंबर 2, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को दे दीजिए नंबर 4, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को दे दीजिए नंबर 4, ठीक है। नंबर 3 दे दीजिए सी वाले को। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी सर हमारा मेन हेड है, इसके अंदर सब हेड्स आएंगे। सो नॉन करंट लायबिलिटी के बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आके चलता है यहां पे ए, इसकी लाइन में लिखना, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ओके। नंबर बी आता है इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर अब घबराहट हो रही है सर, इतने भारी भारी वर्ड। बच्चों ट्रस्ट मी, ये लेक्चर पूरा देख लेना, ये वर्ड्स कुछ नहीं है, मजाक है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये थोड़ा सा लायबिलिटी मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। और डी आगे चलता है इसमें बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये किस मेन हेड के अंडर आ रहा है सर? ये अंडर आ रहा है नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेडिंग्स आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको दे दीजिए पॉइंट नंबर 5। एक आ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको दे दीजिए पॉइंट नंबर 7। अदर लॉन्ग टर्म, इसको दे दीजिए 7, और इसको दे दीजिए 8 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को। अब वैसे ही बच्चों हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज इज अ मेन हेड, इसके अंदर भी सब हेडिंग्स आएंगी। सो इसके अंदर पहली सब हेडिंग बच्चों आती है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ये प्लीज आप पूरा लिखेंगे बोरोविंग्स, ठीक है। बी आता है इसके अंदर ट्रेड पेबल्स, ठीक है। एंड सी आता है इसमें अंदर, ठीक आ रहा ना? हाँ, अदर करंट लायबिलिटी, और डी आता है बच्चों इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये प्लीज आप प्रोविजंस बड़े वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं आपको एक एक आइटम समझा के चलूंगा। इसको ऐसे लिख दीजिए 9, 10, 11 एंड 12। क्या सर बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई? नहीं बच्चों, बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी सर? एक साइड होती है लायबिलिटी, एक साइड होती है एसेट। सर ये इक्विटी एंड करेंगे सब डिस्कस करेंगे, बट ये मेरे को बताओ कौन सी साइड लग रही है? सर ये लायबिलिटी साइड लग रही है। दैट मींस अभी सिर्फ लायबिलिटी का टोटल हुआ है बच्चों। सो लायबिलिटी का टोटल यहां पे ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? इतना पार्ट के नहीं आया, मैंने समझाया नहीं है, बट लिखित में समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं इसके जब ये पूरा डिस्कस हो जाएगा, एक मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा बैलेंस शीट की, ठीक है, आप वहां से कर लेना। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? मेन हेड।
तो 1 2 3 4 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कितने मेन हेड है सर? 1 2 3 4 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 मेन हेड है, और मेन हेड के सब हेड्स वाले कौन कौन से हैं सर? एक तो ये है सर, एक ये है और एक ये है। तो चलिए बच्चों, ये तो हमारा था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड का। अब एसेट साइड में ठीक है, पेज खत्म हो गया था, हर किसी का पेज खत्म हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि सर यहां पे एंड होके दूसरा एंड शुरू हो रहा है, इसी की कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो इस ज्यादा में परेशान नहीं होना इस चीज में कि सर ये क्या चीज है। तो इसका भी प्लीज बच्चों एक बार आप डिट्टो यही फॉर्मेट हम बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, सो ये आएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, ओके, और ये आएगा हमारे पास नोट नंबर, और ये आएगा करंट ईयर, और ये आएगा प्रीवियस ईयर। और प्लीज इस पे एक लाइन खींच दीजिए, भगवान की कृपा रही तो सीधी लाइन रहेगी जी, बिल्कुल, थोड़ी बहुत सीधी रही, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लीजिए एंड ये लीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमारा पहला मेन हेड कौन सा था सर? हमारा पहला मेन हेड था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब हमारा आता है मेन हेड नंबर 2। ठीक है, सो मेन हेड सर लाइबिलिटी होती है, तो बाजू में सर एसेट भी होता है। वेरी वेरी गुड्स। तो इसके अंदर बच्चों 2 मेन हेड्स हैं, ये मेन हेड हो गया, इसके अंदर 2 मेन हेड्स हैं, वो लिख के चलते हैं। सो पहला मेन हेड है इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, पहला ये हो गया, और दूसरा इसके अंदर मेन हेड है करंट एसेट्स। ओके, ये हो गया मेन हेड। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर इसके अंडर भी हो तो उसको बोलते हैं सब हेड। तो इसके पहले सब हेड लिखिए, इसके सब हेड है, फर्स्ट वाला है जी फिक्स्ड एसेट्स। और ये बात तो सर आपने सिखाई नहीं, कभी कभी क्या होता है बच्चों, सब हेड्स के भी अंडर पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी पार्ट्स आते हैं, तो सब हेड्स के फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी पार्ट्स हैं, तो वो आप सब लिख के चलेंगे। अब इसमें फर्स्ट आ रहा है हमारे पास टेंजिबल एसेट, टेंशन नहीं लेनी, एक एक समझाया जाएगा। ठीक है, सेकंड आ रहा है हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स, और थर्ड हमारे पास आ रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने WIP लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस लिख के चलेंगे। और फोर्थ हमारे पास आ रहा है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं अरे सर ये तो पता ही है क्या ही है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन हेड। और मेन हेड के अंदर एक मेन हेड कौन सा था? नॉन करंट एसेट। इसके अंदर 2 सब हेड्स आएंगे, उसमें से पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर भी पार्ट्स थे, और दूसरा सब हेड बच्चों 2 सब हेड्स नहीं है, सब हेड्स काफी हैं। ठीक है, दूसरा सब हेड आएगा इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और तीसरा सब हेड इसका आएगा, तीसरा सब हेड इसका है इन्वेंट्रीज आएगा, नहीं सॉरी, तीसरा इसका सब हेड आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। इन्वेंट्रीज तो वो हो गया, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट। कुछ नोटिस किया? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है, डेफर्ड टैक्स एसेट है सर, मतलब नहीं समझ में आया, समझाया जाएगा। और डी इसमें आएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ई पार्ट इसमें आएगा बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स। इसका तो मतलब सबको पता ही है, जो ऊपर में नहीं आया अदर में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है, सो एसेट साइड के 2 मेन हेड्स हैं, एक है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, और एक है हमारा करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में 1 2 3 4 5 सब हेड्स है, उसमें से जो पहला सब हेड है उसके पार्ट्स है, बस, बाकी सबके ऐसे हैं। अब बात करते हैं हम करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स के सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स के भी पार्ट्स नहीं है जैसे इसके थे, इसके सिंपल सब पार्ट्स हैं। तो इसका पहला सब पार्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके बच्चों, प्लीज ये पूरा पूरा लिख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज, और उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड उसके बाद हमारे पास आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत से बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, अरे सर ये तो पढ़ के आए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद बच्चों हमारा पार्ट आता है अदर
करंट एसेट, जो कुछ ना बचा वो डाल दो यहाँ। अब बहुत से बच्चे मेरे को बोल रहे होंगे सर इसके नोट नंबर नहीं लिखवा रहे, जरूरत नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा। तो बच्चों ये थी आपकी फुल फ्लेज एसेट साइड वाली, एसेट साइड की जो आइटम्स थी वो ये थी। इसमें क्या था सर, इसमें ये था कि दूसरा मेन हेड हमारा ये था, और सर इसमें दो हमारे मेन हेड्स थे। दो मेन हेड्स में से जो पहले वाला मेन हेड था उसके 5 सब हेड्स थे, उसमें से जो एक सब हेड था उसके 4 पॉइंट्स थे, और सर जो दूसरे वाला था उसका तो सर आप जानते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से। देखिए नोट नंबर 1 क्या है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू होता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और बैलेंस शीट की नॉर्मल नॉलेज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 हमारा कौन सा है? नोट नंबर 1 हमारा है शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी शेयर होल्डर फंड सब कुछ समझाऊंगा। नोट नंबर 1 हमारा है शेयर कैपिटल। सर ये शेयर कैपिटल क्या होता है? क्या शेयर कैपिटल में, अपने दिमाग सोच के बताओ, बैलेंस शीट याद करो, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ के आए हो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। शेयर कैपिटल में बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, और कौन से होते हैं शेयर कैपिटल? सर प्रेफरेंस वाले, बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें मुद्दा क्या है? हाँ सर कर लेंगे, इसमें बच्चों नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? जिसने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का मेरा बैलेंस शीट वाला जो पार्ट नहीं देखा वो ये नहीं कर पाएगा। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बैलेंस शीट वाला पार्ट जरूर देख के आना, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, जिसमें हम ये शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में क्या लिखना है वो कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है मैंने बड़े अच्छे से आपको, बट ओवरव्यू इसमें भी दे देता हूं। शेयर कैपिटल जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अगर हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे नहीं निकल जाता, उसके लिए बच्चों बनते हैं हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स। ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों, ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं एक नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ऐसे, उसमें हम लिख के चलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑथराइज में से इशू कितना किया वो लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं बच्चों जहां से मेन शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो लिखी जाती है, वो शुरू होता है सब्सक्राइब्ड। एंड सब्सक्राइब्ड में भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप। ठीक है, एंड उसके और दूसरा कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ओके, नॉट फुली पेड अप। और बच्चों इसमें से लेस क्या होता है? फटाफट से बताएंगे जिसने मेरे से कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है। सर इसमें से लेस होके चलता है कॉल इन एरियाज। और इसमें बच्चों ऐड क्या होता है? सर वो हल्का सा चलो सर बोल ही देते हैं, वो छोटी सी अमाउंट जो रह जाती थी शेयर फॉर फ्यूचर की, जो शेयर्स आके री इशू नहीं किए गए, सर वो वाली अमाउंट बेचारी ऐसी पड़ी रहती थी, वो हमें यहाँ ऐड करनी होती थी। याद है ना? भूले तो नहीं? अगर भूले हो तो शेयर फॉर फ्यूचर वाला केस देख लो, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाली जो अमाउंट आती थी ये जाती थी बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या एक्सप्लेन हो चुका है? जी बिल्कुल सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने ना इसकी बात करी ना इसकी बात करी, नॉर्मल शेयर कैपिटल की बात करी। पॉइंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है सर। पूछो क्यों? सर रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी हमारे पास रिजर्व्स हैं वो आके चलते हैं। बिल्कुल, एक एक करके एग्जाम्पल बताना शुरू हो जाइए अपने मन में। सर पहला तो होता है जनरल रिजर्व। ओके सर, दूसरा हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर वो पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पढ़ा था सर, वो कंपनी के केस में भी होता है, बना सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और कौन सा होता है सर? और होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, और सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इसमें आता है, सिखाया हुआ है मैंने आपको, रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में ही आता है। और सर एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सर और भी होते हैं, लिख लो सारे एग्जाम्पल, कहीं मुझे ये मत बोलना कि सर लिखवाए नहीं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, और जितने भी सर फ्री रिजर्व्स हैं वो सारे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मुझे एक चीज बता के चलिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया, क्या करते थे उसका? सर उसको बैलेंस शीट में, अगर मैं लाले की बैलेंस शीट की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप टी शेप वाली, तो सर नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। ऐसा नहीं करना, जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। ठीक है,
टेंशन नहीं लेनी है, जहां इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले कॉलम में ही रहा है खड़ा, ये इसके साथ ही हुआ है, ये देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस का जो बना हुआ है ना कॉलम, उसके साथ ही खड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है, प्लस करो चाहे अलग से दिखा दो, बात वही होती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें मुझे एक चीज बता के चलो कि जो प्रॉफिट होता है उसको और क्या बुला सकते हैं सर, उसको हम सरप्लस बुलाते हैं। किसमें पढ़ा था सर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बच्चों जो प्रॉफिट आपने इस साल कमाया, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो सरप्लस आया है, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। लिखवा दूं? चलिए लिखिए, प्लस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। एक पॉइंट और लिख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आएगा इस बार। ये होता है शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर ये क्या बला का नाम है आप लोगों के लिए? वैसे ये चीज अगर मैं समझा के चलूंगा तो आप लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट इसको एक नाम से लिख लो, ईसॉप। ईसॉप का मतलब होता है बच्चों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर ये ईसॉप क्या होता है? समरी दे देता हूं इसको, बाकी रेलिवेंट नहीं है प्लस 2 वाले बच्चों के लिए। ये आप जब सीए की क्लासेस पढ़ेंगे, आगे अपने एमबीए पीजीडीएम करेंगे, वहां ये कॉन्सेप्ट आता है। ईसॉप का मतलब बच्चों क्या होता है, कभी कभार हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम लालच देते हैं। किस बात का? उनको हम ये लालच देते हैं कि सर, मैं एम्प्लॉय से बात कर रहा हूं कि सर अगर आप 5 साल तक काम करते हो ना, अगर 5 साल तक आप यहां टिक गए, तो 5 सालों के बाद मैं आपको अपना शेयर इशू कर दूंगा। क्या सर फ्री में इशू कर देंगे? नहीं 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 नहीं। मान लो उस शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, तो मैं उसको ये बोल के चलता हूं 5 सालों के बाद ये 100 रुपए का जो मार्केट शेयर की वैल्यू है ना, ये मैं तुम्हें 50 रुपए में इशू कर दूंगा। शेयर हो जो एम्प्लॉय है वो खुश हो जाता है, वो कहता है यार 100 रुपए वाली चीज मेरे को 50 रुपए मिल रही है, मैं क्यों ना 5 साल काम करूं। तो बच्चों ये उस चीज से रिलेटेड है। तो अगर उसकी मार्केट वैल्यू है 100 और मैं उसको 50 में इशू कर रहा हूं, तो 50 रुपए एक तरह से कंपनी को नफा नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसके लिए एक तरीके से रिजर्व्स बना देती है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों कहते हैं सर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड सर रिजर्व में कैसे आ सकता है? बच्चों इसका मतलब ये होता है, तो एक रिजर्व बना देते हैं कि अगर मेरे को नफा नुकसान होता है, कंपनी बोलती है क्योंकि मैं एम्प्लॉय को क्या कर रहा हूं, 100 रुपए की चीज मैं एम्प्लॉय को 50 रुपए की दे रहा हूं। तो इसमें ज्यादा मत पढ़ो, मैंने आपको ईसॉप का मतलब समझाना था। अगर किसी को समझ नहीं आया, एक बार और ऑडियो सुन लो मेरी। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया रिजर्व एंड सरप्लस? यस और नो? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया क्या क्या आइटम्स आती हैं। अब आता है पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी लिखेंगे मेरे साथ, पॉइंट नंबर 3 सॉरी। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। सर ये क्या बला का नाम है? सर शेयर का मतलब तो पता है, बट शेयर वॉरेंट्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा सर। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम। तो मुझे जनरल प्रोसेस बताइए। इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। राम जो है इस कंपनी के शेयर्स खरीदता है, ठीक है, पैसे देता है, और कंपनी इसको एक चिट्ठी होती है, चिट्ठी मतलब कि एक तरीके का पेपर होता है, ये पेपर होता है, ये पेपर पे ये लिख देती है। अब देखना क्या लिखती है, मिस्टर राम आपको हम, मान लो 10,000 शेयर लिए थे, 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। मान लो मिस्टर राम ने इस शेयर 10,000 शेयर 1 लाख रुपए के थे, तो मिस्टर राम ने ये 1 लाख रुपए कंपनी को दिए और कंपनी ने मिस्टर राम को ऐसे पकड़ा दिया, और उस पर लिखा हुआ था, फिर से बोल रहा हूं मिस्टर राम, उस पर लिखा हुआ है इसका नाम कि मिस्टर राम आपको हम 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने पैसे दिए, और ये रहे आपका शेयर सर्टिफिकेट। बच्चों इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। और ये जो पैसे आए हैं कंपनी वाले अपने शेयर कैपिटल इसमें शो करके चलेंगे, जैसे कि आप एंट्री करते थे, ये वाले शेयर कैपिटल में डाल देंगे पैसा। ठीक है, अब ये है मिस्टर श्याम, इन्होंने भी कंपनी को कुछ पैसे दिए, ठीक है, और कंपनी वालों ने इसको भी मान लो 8,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। बट जो इसको पेपर मिला ना, पेपर, इसको जो पेपर मिला, इस पे लिखा है द बियरर of the instrument has been allotted
8,000 शेयर्स। ओ माय गॉड, क्या इसमें इसका मिस्टर श्याम का नाम लिखा है? नहीं सर। इसमें लिखा था? हाँ सर, इसमें लिखा है कि ये वाला कागज मिस्टर श्याम को तो दे रहे हैं, मान लिया, बट इस कागज पे लिखा हुआ है द बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन अलॉटेड 8,000 शेयर। जिसके हाथ में ये कागज वो इन शेयर्स का मालिक। बेरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में कागज वो इन शेयर्स का मालिक। अगर मिस्टर श्याम मिस्टर विकास को अगर ये कागज का टुकड़ा दे देंगे तो मिस्टर विकास मालिक हो जाएंगे। क्या मिस्टर राम अगर ये कागज का टुकड़ा किसी को देंगे तो वो मालिक होगा? नहीं सर, उस पर नाम लिखा हुआ है मिस्टर राम। अगर ये वाला जो कागज है मिस्टर श्याम किसी को मिस्टर राहुल को दे देंगे तो वो मालिक हो जाएगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको हम शेयर सर्टिफिकेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर वारंट्स। कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। पैसा इसमें भी आया, पैसा राम ने भी दिया, पैसा श्याम ने भी दिया। सर जाना तो शेयर कैपिटल में चाहिए था। बहुत से बच्चे डाउट पूछेंगे। बच्चों ये पैसा गया शेयर कैपिटल में, ये पैसा गया शेयर वारंट्स में। दैट डजंट मीन क्या कि ये हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं फॉलो कर रहा, ये हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पार्ट बन रहा है। दिखाऊं कैसे? बताइए। आ जाइए बैलेंस शीट पे। शेयर कैपिटल का पैसा बच्चों जाता था यहां पे, तो क्या दिक्कत है? अगर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मतलब कि बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, मिस्टर श्याम से हमें पैसा रिसीव हुआ है और वो पैसा जो है हम शेयर कैपिटल में नहीं डाल रहे, तो क्या दिक्कत वाली बात है? हम यहां डाल रहे हैं। पार्ट किसका बन रहा है? पार्ट तो बन रहा है ना इक्विटी एंड लायबिलिटी का। यहां पैसा डाल दो चाहे यहां पैसा डाल रहे हो, पार्ट तो बन रहा है ना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ जी सर, ये पॉइंट समझ में आ गया। सो बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बच्चों नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर फंड? अगर आप इन तीनों पार्ट का टोटल करते हो तो हमारा बनता है शेयर होल्डर फंड। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी करो, कॉपी खोल लो और लिख लो। शेयर होल्डर फंड का शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर मैं मीनिंग बताऊं, ये होता है मालिक का पैसा। जो ये शेयर होल्डर्स है उनका पैसा, कहीं मर्जी से, कहीं मर्जी से, चाहे उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आए, मालिक का पैसा। शेयर कैपिटल मालिक का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करा मालिक का पैसा, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वो अलग बात है कि बेरर लिखा हुआ था बट पैसा तो आया है सर वहां से। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब होके चलता है जो शेयर होल्डर्स द्वारा दिया गया फंड हो। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया पॉइंट? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आपका होता है पूरा, एबीसी को टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पहले तो हेडिंग का मुझे नाम बताओ। सिर्फ लाइबिलिटी साइड में टाइम लगेगा, एसेट वाली साइड में तो मैं फटाफट आपको 2 मिनट में करवा दूंगा, उसकी ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो इसमें आता है पॉइंट नंबर 4 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है सर, अभी तक तो हम ये समझते आए हैं क्या? सर अभी तक हम ये समझते आए हैं कि 10 रुपए का शेयर है, इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। सर 4 रुपए बुलाते थे एप्लीकेशन पे, सर 4 रुपए बुलाए हैं अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए बुलाए हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी होता है। तो सर अभी तक हमने ये समझा है कि सर पहली एंट्री हम करते थे, एप्लीकेशन हमारे पास आ गया तो पहली एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हिसाब से सर? 4 रुपए के हिसाब से कर दी। और सर दूसरी एंट्री हम करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, एक चीज देखने वाली थी, एक चीज ये देखने वाली थी कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी दिन ये वाली जो एंट्री होती थी, इसी दिन एक और एंट्री होती थी सर। कौन सी? सर अलॉटमेंट की एंट्री भी इसी दिन हो जाती थी। ये केस मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। ये और ये एंट्री, जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री करते हो और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री करते हो बच्चों, ये सेम डे पे होती है एंट्री, क्योंकि साथ के साथ आप शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते हो, साथ के साथ आप अलॉटमेंट कर देते हो। देयर इज अ डिफरेंस। क्या कि जब हमें एप्लीकेशन मनी आए, अच्छा हमने पैसा रिसीव कर लिया, अब कौन सा प्रोसेस शुरू होगा? सर अब अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। उनको शेयर्स को हमें अलॉट करना है कि भैया आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं। जैसे हमने कहा सीखा था सर, शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ना मिस्टर राम आपको इतने अलॉट किए जाते हैं। ये होता है हमारा सेम डेट पे। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि मेरे पास 4 रुपए आ गए,
ठीक है, और मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बच्चों बीच में ही धड़म 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 बीच में आ गया हमारा 31 मार्च, जो भी हमारा ईयर हो वो आ गया। दैट मीन्स हमारा जैसे ही बंदे ने मुझे पैसे दिए और मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरा साल वहीं पे खत्म। क्या मैं शेयर्स अलॉट कर पाया? बट पैसा आ गया, पैसा आ गया, शेयर्स नहीं अलॉट कर पाया। बट क्या वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं होगा? होगा सर, पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं, वो तो सर चलो बीच में साल खत्म हो गया, वरना आपने फटाफट एंट्री कर देनी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट बच्चों ये पार्ट बनेगा, तभी इसको, इस वाले पैसे को क्या बोलते हैं? इस वाले को पैसे बोलते हैं हम शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन का मनी आ गया, बट जिसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। बट बच्चों कई केसेस में क्या होता है, कई केसेस में होता है कि एप्लीकेशन का मनी आपने डिस्कस किया हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट में एप्लीकेशन का मनी हम रिसीव करते हैं, और कई एप्लीकेशन मनी हम साथ के साथ रिफंड कर देते हैं। उस केस में क्या करते हैं बच्चों, वो पार्ट बनता है अदर करंट लायबिलिटी का। कौन सा भला? यह भी डिस्कशन होगी, इस पे टेंशन मत लो। ये तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमारा अलग से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पार्ट आएगा। और अदर करंट लायबिलिटी का इसका जो उल्टा होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। दैट मीन्स पैसा रिसीव हुआ है सर, बट हमारी लायबिलिटी है, इसको वापस करना है। और कौन सी वाली लायबिलिटी है? क्या साल के अंदर अंदर ही? सर साल की बात कर रहे हो? ये तो अगले अगले दिन ही मैं इस लायबिलिटी को खत्म कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा पैसा। तो ये हमारा आएगा अदर करंट लायबिलिटी में, ये पॉइंट आएगा। इसको प्लीज स्टार मार्क कर दीजिए सब, स्टार मार्क कर दीजिए। तो आपका पॉइंट नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 को टिक कर दूं, ये तो अकेले से पॉइंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन हेड नंबर 3 और उसके सब हेड्स। सो बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं सर। एक ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय की लायबिलिटी हो, बट लंबा समय कितने लंबे समय के लिए? सर 1 ईयर से ज्यादा की लायबिलिटी हो, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब इसमें बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की। सो इसमें पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 5 है। चलो मेरे साथ बनाइए सब। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में ना ज्यादा चीजें आती नहीं है। पहली चीज तो आपके दिमाग में खड़क गई होगी, कौन सी? सर डिबेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ा था सर। बिल्कुल ठीक है। सो इसमें हमारा आता है डिबेंचर्स। ठीक है, और कोई भी बोरोविंग जो आपने ले रखी हो, आप लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म लोन भी लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बोरोविंग आपने पैसा बोरो किया हुआ है जिसकी अवधि, जिसका जो समय है वो 1 साल से ज्यादा हो, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूं। अब आती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सॉरी। सो पॉइंट नंबर 6, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बच्चों ये जो टॉपिक है, ये मैं लिख देता हूं, +2 वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है ना। इसको मैं आपको डीप में समझाऊंगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इसको कवर करके चलता है। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लासेस में जाएंगे या बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। अभी के लिए बस अगर मैं समझा देता हूँ हल्का फुल्का, 1 सेकंड के लिए समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखो हम जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के चलते हैं, वो बना के चलते हैं कंपनी अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट्स की जो इनकम आई है, जो प्रॉफिट आया है, वो हमेशा अलग रहता है। कौन से? किससे? जो टैक्स वाले प्रॉफिट से। देखो बच्चों 2 तरह के एक्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्ट होता है हमारे पास कंपनीज एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। सेकंड एक्ट होता है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा बहुत देखो, अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बताएंगे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेंस बस इतना ही माइनस करना है प्रॉफिट में से। बट अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो वो ये कहता है नहीं 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 यार, आप पूरा कवर कर दो, जिसकी वजह से एक डिसबैलेंस आ जाता है।
ठीक है। तो कभी कभी बच्चों क्या होके चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मेरा जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख, ठीक है। और जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है 80,000। दैट मीन्स ये कम आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ज्यादा, तो हम प्रॉफिट बच्चों इसके अकॉर्डिंग पे कर देते हैं। बट 20,000 रुपए के, अब 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर अभी भी टैक्स देना होता है। जो चीज देनी होती है 100 बात की एक बात, इसको ऐसे समझो, इसमें ज्यादा डीप मत घुसो, क्योंकि इसमें मैं डीप चला गया ना इसी में ही 1 घंटा बीत जाएगा। वो आपको आगे वाली क्लासेस में हम गाइड कर देंगे, टेंशन मत लो। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के ऊपर हर कोर्स की क्लासेस आने वाली है आने वाले टाइम में। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टैक्स प्रॉफिट आपने इसके अकॉर्डिंग पे करा हो गया 80,000, बट 20,000 रुपए सर अभी इसके ऊपर भी टैक्स देना चाहिए था, तो एक लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। तो बच्चों उसमें कवर होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ज्यादा मत घुसो, बस ऊपर ऊपर से समझ लो कि जब बुक ऑफ अकाउंट होता है इसका जो इनकम होती है ये ज्यादा होती है और टैक्स के अकॉर्डिंग जो इनकम है वो कम है, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा पॉइंट नंबर 6 भी कवर हो गया। ओके सर, अब आता है बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ज्यादा पॉइंट नहीं होते, अब तो छोटे छोटे पॉइंट रह गए बस। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पहला मतलब तो मुझे बता दो सर। एक ऐसी लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी जो इन 2-3 चीजों में कवर नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा था? यस सर पढ़ा था। एक एंट्री करते थे, जरा लिख के दिखाओगे कि जिसमें हमें प्रीमियम दे के चलना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद आया? कुछ नहीं आया? एक एंट्री लिख रहा हूं, बताओ मुझे। सो एक सर एंट्री करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये एंट्री किसी को समझनी है तो पीछे लेक्चर्स बने हुए हैं डिबेंचर्स के, देखाओ, ठीक है। 2 डिबेंचर्स अकाउंट। और सर एक मजे की बात बताऊं, जो हमें प्रीमियम अगले आने वाले जब रिडम्पशन होगी ना उसमें जब हमें प्रीमियम देना होता था तो आपने हमें एक बात सिखाई थी कि वो जो लाइबिलिटी है आज क्रिएट हो जाती है। वेरी वेरी गुड। उसको कैसे लिख के चलते थे सर? उसको लिख के चलते थे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये जो लाइबिलिटी है बच्चों ये आज क्रिएट हो जाती है जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और साथ के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन है कि रिडम्पशन पे आपको प्रीमियम देना है। तो ऐसा पैसा जो 100 रुपए की था डिबेंचर्स था, बट रिडम्पशन आपको देना है 105 का, 5 रुपए की आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि आने वाले टाइम में आपको पैसा देके चलना है। बट ये जो रिडम्पशन है कितने साल बाद होगी सर? 4-5 साल बाद। लाइबिलिटी आज क्रिएट हो रही है, बट इस लाइबिलिटी को आप, इस लाइबिलिटी की जो टाइम है ये 1 साल से ऊपर जा रहा है। 4-5 साल के बाद ये लाइबिलिटी पे करनी है बट क्रिएट हो गई है। तो इसको बच्चों क्या बोल के चलेंगे? इसको हम लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ये पॉइंट आएगा। मैं लिखवा देता हूं कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। एसेक्ट्रा लिख लो, क्या पता कभी कभी दे ही देता है कोई पॉइंट। मेन पॉइंट इसमें यही था कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन सा आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ के चलते हैं। क्या मैंने पॉइंट नंबर 7 आपको क्लियर कर दिया? यस सर, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों। जो आपको सिखा रहा हूं आप बच्चों के लिए इनफ है, ट्रस्ट मी इनफ है। इससे ज्यादा मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, परेशान हो जाओगे। आगे वाली क्लासेस बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आके चलता है हमारे पास पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कौन सा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चों कभी किसी को सुना है, कभी किसी को सुना है कि जो प्रोविजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं? ना सर, प्रोविजंस तो एक ऐसी चीज है जो आपदा के लिए, किसी पर्टिकुलर आपदा, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है 1 साल के अंदर अंदर वाला। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो सर बहुत मुश्किल है, इसके अंदर खास एग्जाम्पल्स नहीं है। सो इसके अंदर बच्चों एक एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट। जितना लिखा रहा हूं बस इनफ है, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, और एक होके चलता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। बच्चे बहुत से पूछेंगे सर ये ग्रेचुटी क्या होता है? बच्चों बड़ी क्लासेस में जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो ग्रेचुटी आपको टॉपिक आएगा। ग्रेचुटी एक तरीके से ये समझ लो कि जब बंदा रिटायर होता है, एक एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो जो कंपनी होती है वो थोड़ा थोड़ा पैसा ना, प्रोविडेंट फंड नहीं है उससे अलग होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालती रहती है, रिटायरमेंट होने पे दे देती है। वो एक तरीके का प्रोविजन बनता रहता है क्योंकि जो आदमी है वो काम तो करता है 30 से 40 साल, तो वो प्रोविजन 1 साल से ऊपर का बन गया। समझने की कोशिश करो, इसको मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्यों बुला रहा हूं? 1 साल से ऊपर का प्रोविजन बन गया, बनता जा रहा है और रिटायरमेंट में दे देंगे। सो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आके
चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हमारा पॉइंट आके चलता है 8 नंबर भी हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है मेन हेड नंबर 4, करंट लाइबिलिटी। सर टाइमिंग के हिसाब से बताऊं, बताइए। ऐसी लाइबिलिटी जिसका समय 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है, दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ये लाइबिलिटी काम तमाम कर देते हैं हम इस लाइबिलिटी का जो अराइज होती है। नॉन करंट क्या था, 1 साल से ज्यादा लग जाते हैं इस लाइबिलिटी को एज ए लाइबिलिटी खड़े रहने में। और करंट लाइबिलिटी कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाती है लाइबिलिटी, हम पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 9। सो पॉइंट नंबर 9, तो यार देखो अब जो पॉइंट्स आएंगे ना बच्चों, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका एग्जाम्पल आप खुद बैठे बैठे दे सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, सर ऐसी बोरोविंग्स ली है हमने जिसकी अवधि 1 साल से कम है। एक बिजनेस स्टडीज में टॉपिक पढ़ा है, आई थिंक शायद पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में आपने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़े होंगे। कौन से? ये वाले कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स, ये वाली आपने चीजें पढ़ी हैं। हाँ सर, बिजनेस स्टडीज में पढ़ी हैं। ये क्या होते हैं? ये सर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये एक ऐसी चीज होती है, एक तरीके का ऐसा लोन होता है जिसकी अवधि 1 साल से कम रहती है। तभी तो बेटा इसको मैंने शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में लिखा है। और हाँ, एक वो भी लिख लेना, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, सो इसमें क्या क्या कवर है, एसेक्ट्रा लिख लो। सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का मतलब ये है जो हम पैसा लेते हैं। तो इसमें 3 चीजें अभी आपने बताई हैं, और भी चीजें आती हैं। मेन ये 3 चीजें, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, एसेक्ट्रा। सो अब बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 10 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 10 बताने की जरूरत ही नहीं है यार। पॉइंट नंबर 10 हमारा होता है ट्रेड पेबल्स। नाम बताना सुना है कि नहीं सुना हुआ? ये तो +1 के जब हम छोटे मोटे बच्चे थे सर, तब पढ़ के चलते थे ट्रेड पेबल्स वाला पॉइंट। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको ट्रेड पेबल्स क्यों बोलते हैं। अगर किसी को जानना है तो +1 का लेक्चर देख लो, ट्रेड पेबल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। बच्चों ट्रेड पेबल्स के अंदर पता है क्या कवर होता है? क्रेडिटर्स प्लस बीपी। बस ये नाम पता है कैसे बना? ट्रेड का मतलब बिजनेस, पेबल का मतलब अभी जिसको पैसा देना है, ऐसा पैसा जो अभी देना है बिजनेस की वजह से। क्रेडिटर्स, हमने किसी से माल खरीदा, पैसा देना है। बीपी, हमने BRBP वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, हमने किसी से माल खरीदा, पैसा देना है। उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। इसके अंदर क्या कवर होता है? क्रेडिटर्स पर प्लस बीपी। इसी से लर्न करने सीखा करो। ठीक है, सो अब आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 11। ये ऊपर नजर आ रहा है, हाँ। सो बाकी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो इसमें और इसमें कवर नहीं हो वो किस में कवर होगा बच्चों? वो कवर होगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, सो अदर करंट लाइबिलिटीज में आपको लिखवा देता हूं, कहीं आपको सर आपने लिखवाए नहीं, पॉइंट्स लिख लीजिए। अदर करंट लाइबिलिटीज को लर्न भी कर लेना, पॉइंट को आपको आते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट तो झटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सा? आपको मैं रिकैप दिखाऊं, ये देखो अदर करंट लाइबिलिटीज। कौन सा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसको रिफंड कर रहे हैं। 1 साल क्या सर, अगले दिन ही रिफंड कर देते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख के चलेंगे सब बच्चे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, समझ में आएगा नहीं? यस सर। और अदर करंट लाइबिलिटीज में बच्चों जितने भी आप पढ़ते हैं, +1 से पढ़ते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, रेंट आउटस्टैंड हो गया, वो कहाँ आता है? वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। अब इसका रीजन पता है क्या? कई बच्चे मेरे को बोलेंगे सर इसका रीजन क्या है, यहाँ क्यों आ रहा है? बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में ना फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये बोलता है अगर इसमें नहीं आ रहा छोड़ दो, बी में नहीं आ रहा छोड़ दो, तो सारा कहाँ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो पॉइंट इन 2 में नहीं आ रहे वो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे। ठीक है, सो इसमें आप लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता है ना कौन कौन से? सैलरी, वेज, रेंट। सर ये तो +1 में पढ़ के आते थे, बिल्कुल। और इसमें एक और आता था, एक आता था अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने अर्न ही नहीं करी और बट हमें इनकम हो गई है, जिसको हम बोलते थे क्या? इसको बोलते थे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी हमारा आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक है, अब आते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 12 की तरफ। पॉइंट नंबर 12 बच्चों हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। चलिए बस खत्म, लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट वाली फटाफट करवा देते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सर बहुत है। दिमाग में पहला कौन सा आ रहा है? सर दिमाग में पहला आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर डाउटफुल डेट्स सर ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है इनका काम तमाम?
चलता रहता है इनका, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है एक साल के अंदर अंदर। और एक और होता है कौन सा, टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हो, यस सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, और एसेक्ट्रा लिख देना, और भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोटे छोटे मेंशन होगा कि एक साल के अंदर अंदर खत्म हम कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पूरा, देखो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ा मैंने, सारे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि हमारी जो शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली है वो अच्छे से एक एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले पाए। तो बच्चों आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड अच्छे से कवर हो गई है। अब जितनी भी ये नोट नंबर 1 ये सारा करोगे, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। एक रूल सेम है, पूछो कौन सा, एक रूल ये सेम है कि सर लाइबिलिटी एसेट के इक्वल होती है, वो तो हर होनी ही होनी है। ठीक है, अब बात आई एसेट साइड पे। सर आपने एसेट साइड के सर हमें नोट्स क्यों नहीं लिखवाए? बच्चों नोट्स इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि अब आप +1 के बच्चे नहीं हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, क्या समझाऊं बताओ। तो इसको मैं ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप खुद समझ के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं बैठा हूं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखवाने का फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सो अब स्टार्टिंग होती है हमारी पॉइंट नंबर 2 एसेट से। सर एसेट कौन से होते हैं? जो लाइबिलिटी नहीं होता उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, एसेट का मतलब होता है जिसमें मेरा हक है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके अंदर जिससे हमने पैसे लेने हैं वो आ जाते हैं, बहुत चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो अब डिस्कस करके चलते हैं। इसमें 2 मेन हेड्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। सो शुरुआत करते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स से। सो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? सर ऐसे एसेट्स जो हमारे पास लंबे समय के लिए हैं, लंबा समय मत बोलो, ईयर बताओ सर, जो हमारे पास 1 ईयर से ज्यादा के लिए, बहुत सालों के लिए सर, बहुत सालों के लिए। ठीक है ना, सो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। बताओ इसमें नोट नंबर लिखवाने की कोई जरूरत थी अलग से समझाने की? नहीं। तो इसमें पहला आता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट, ऐसे एसेट्स जो फिक्स्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या डेफिनेशन है? ये फिक्स्ड वर्ड पता है कहां से आया? ये फिक्स्ड वर्ड आया कि यार हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्डिंग फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रही, एक साल के अंदर अंदर तो नहीं जा रही। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फिक्स्ड है, मशीनरी हो गया, फिक्स्ड है। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट के अंदर पहला हमारे पास सब हेड आता है, तो उसके अंदर बच्चों पहली चीज हमारे पास आती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट जो हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत थी नोट नंबर से? नहीं सर, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते। कौन कौन से बच्चों? इसमें हमारे पास आ जाएगा पेटेंट्स, इसमें हमारे पास आ जाएगा गुडविल। ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट एसेट होते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा? जो बच्चा एनपीओ मेरे से पढ़ के आया उसको बखूबी पता होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बच्चों ये होता है, आधी बिल्डिंग बनी है, अभी बिल्डिंग पूरी बननी है बट अभी आधी बनी है, बिल्डिंग तो बन गई है ना। एनपीओ के चैप्टर में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाला पॉइंट पढ़ा था मैं, एसेट साइड पे, एसेट साइड पे बैलेंस शीट की बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाता था। इसका मैंने बहुत अच्छे से रीजन दिया था, मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, इससे आपको पता लग जाएगा। ये देखो अभी आधी अधूरी बिल्डिंग बनी है, पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है, बट उस बिल्डिंग की वैल्यू है, उसको लिखोगे एसेट साइड पे, बट ब्रैकेट ओपन करके क्या लिख देना? वर्क इन प्रोग्रेस, कि इतना बन चुकी है बिल्डिंग बट इसकी फिक्स्ड एसेट है, तो हम लिख के चल रहे हैं। अगर पूरी बिल्डिंग बन गई तो यहां से हटा के कहां लिख दोगे बच्चों? टेंजिबल एसेट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आधी बिल्डिंग है, ईयर खत्म हो गया, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है बिल्डिंग की, तो देखो कितना वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है, यहां लिख दो। जैसे ही हमारी पूरी बिल्डिंग बन गई, ये कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी टेंजिबल एसेट्स में, फुल फ्लेज बिल्डिंग। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बच्चों इनटेंजिबल कभी कभार क्या होता है, पेटेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, अभी थोड़ी इनकी कहते हैं ना, अभी इनकी थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो वो इसमें पॉइंट कवर हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास आके चलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा पैसा हमने निवेश किया है बाहर जो 1 साल से ऊपर तक का निवेश है, मतलब ये नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर ये हमारा निवेश, ये हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी। कैसे?
सर हमारी कंपनी के पास इतना पैसा था कि हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, सर हमारी कंपनी के पास इतना पैसा था कि हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। डिबेंचर्स तो 1 साल के ऊपर के होते हैं। अगर हमारी कंपनी का कोई डिबेंचर खरीदता तो भैया हम भी तो किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिबेंचर खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना जिनकी 1 साल से ऊपर है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, अब आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अरे बाप रे सर, डीटीए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे फटाफट से बताओ। यस सर, डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी पढ़ा था। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में था कि अगर बुक ऑफ अकाउंट ज़्यादा है और टैक्स प्रॉफिट कम है तो हमारे पास लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा कि जो बुक ऑफ अकाउंट है वो 80,000 का आया है और जो टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का आया है। आपने 1 लाख के अकॉर्डिंग पे कर दिया, बट 80,000 जो 20,000 का डिफरेंस है उस पर ज्यादा पे कर दिया। दैट मीन्स हमें हक है इसको रिसीव करने का, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। टेंशन मत लो, आगे समझेंगे, आगे बड़ी वाली क्लासेस में, इसको भी ऐसे समझ के चलो। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये आगे चलता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। किसी को बच्चों हमने लोन दे दिया, ठीक है, किसी को हमने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी जिसकी जो वैल्यू है वो 1 ईयर से ऊपर है, किसी को लोन दे दिया। बहुत से होते हैं लोन लेने वाले आते हैं, उनको हमने लोन दे दिया जिसकी अवधि 1 साल से ऊपर है, वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में कवर होगी। और जो इन सारी चीजों में कवर नहीं हो पा रहा वो हमारा आ जाता है अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, ज्यादा इसमें पढ़ने वाला नहीं है, जितना बता रहा हूं अपने कॉमन सेंस से समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों आता है पॉइंट नंबर 2 मेन हेड का एसेट के अंदर, करंट एसेट्स। सर ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट लेस देन 1 ईयर। और इसको एक चीज से और बुला सकता हूं, ऐसी चीज जो कैश में विद इन 1 ईयर कवर हो जाती है, जो कैश में विद इन 1 ईयर कवर हो जाती है। अब बहुत से बच्चे मेरे को बोलेंगे सर लिक्विड एसेट। बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट तो कुछ ज्यादा ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लिक्विड एसेट्स की अवधि रहती है 2.5 से 3 महीने रहती है, और ये जो करंट एसेट्स होते हैं ये 1 साल के अंदर अंदर, अगर 1 साल के अंदर अंदर हो रहे हैं तो इसको करंट एसेट की डेफिनेशन में लिख दो। कोई ऐसे एसेट जो 3 महीने के अंदर अंदर कवर हो रहे हैं उसको आप लिख दो लिक्विड एसेट्स में। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है, इसमें हमारे पास पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे बॉन्ड्स या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसकी अवधि लेस देन 1 ईयर है, उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज बताने की जरूरत नहीं है सर, आप पढ़ा चुके हो। इन्वेंट्रीज में क्या क्या कवर होता है सर, रॉ मटेरियल, ओके सर, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके सर, फिनिश गुड्स, ओके एंड सर स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझा चुका हूं, ये भी हमारे करंट एसेट है, स्टॉक आता जाता रहता है ना। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल क्या होता था सर, बीपी प्लस क्रेडिटर, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा सर, ट्रेड रिसीवेबल होगा बीआर प्लस डेटर, ये हमारा कवर होता है ट्रेड रिसीवेबल में। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जिस बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी है उसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज जो कैश के इक्वल और कैश हो, तो बच्चों उसमें कवर हो जाएगा हमारा कैश प्लस बैंक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आके चलता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। किसी को हमने लोन दिया है 1 साल की कम अवधि के लिए, उसको हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। और अदर करंट एसेट में बच्चों टर्म्स पढ़ते थे, कौन सी टर्म पढ़ते थे, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक टर्म और पढ़ते थे कौन सी, एक्रूड इनकम। एक ऐसी इनकम जो हमें रिसीव होनी थी बट हमें रिसीव नहीं हुई। इस एक ऐसे एक्सपेंस जिसकी ड्यू डेट नहीं आई बट हमने पे कर दिया, बट अभी भी हमारा हक है उस पर, बट वो हक 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। तो अदर करंट एसेट के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया, कौन कौन से, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। और जो ए बी सी डी ई की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं एसेट्स करंट वाले, वो आ जाते हैं हमारे अदर करंट एसेट्स में। तो बच्चों ये था आपका पूरा बैलेंस शीट। मैंने जितना आसान तरीके से, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका काम क्या है कि जो मेरा ये लेक्चर है इसको एक और बार देखना है तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिए, मैं वो भी बता दूंगा। और इस लेक्चर के एंड में एक आपको फोटो भी आ जाएगी बैलेंस शीट की, जिसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिया होगा।
अगर इस लेक्चर में बच्चों कोई भी आपको डाउट आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इस लेक्चर, अगर ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉन्सेप्चुअली समझ सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।